हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो क्लास 8 का जो सोशल का जो चैप्टर 12 है, चेंजेस इन द आर्ट। इसका जो कंप्लीट जो डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशन है, आपको लाइन टू लाइन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो बेटा इस चैप्टर जो है कुछ जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से रिक्वेस्ट किए कि सर जो हमारा एग्जाम आने वाला है इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उनके हेल्प के लिए ये जो वीडियोज़ है, ये जो चैप्टर है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो बेटा यहाँ पर जनरली चेंजेस इन द आर्ट। अब हम जो है हमारा जो मॉडर्न पीरियड जो है आपका जो क्लास 8 है, जहाँ पर हम मॉडर्न पीरियड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो हमने देखा था भाई कि यहाँ पर जो है ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस हुआ, यूरोपियन का जो इन्फ्लुएंस हुआ, तो उसके कारण से जो डिफरेंट जो चेंजेस है हमारी जो सोसाइटी में नजर आए, तो उसका जो चेंज है एक कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो डिफरेंट जो आर्ट्स थे। आर्ट्स मतलब जानते हैं ना आप, जो डिफरेंट जो आपके जो जैसे आर्ट्स में यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो डिफरेंट जो आपके जो क्रिएटिविटीज है, जिसमें आपका जो पेंटिंग है, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, ये सभी आर्ट्स में आते हैं। तो इनमें जो है चेंजेस आया। इससे पहले का जो दौर था और ये जो इस जो दौर है, वहां पर हमें बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो हमारे आर्ट और कल्चर में देखने को मिलता है। सो आर्ट एंड कल्चर ऑफ्टन रिप्रेजेंट द लाइफ एंड द फिलोसफी ऑफ द नेशन। मीन्स जो आर्ट है और जो कल्चर है वो उस जो नेशन की जो वहाँ के जो लोगों के जो रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो फिलोसफी, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आर्ट में क्या क्या जो कॉन्सिस्ट है, तो आर्ट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल क्रिएटिव परस्यूट लाइक पेंटिंग्स। जो आर्ट में हम जो पेंटिंग्स है, जो डिफरेंट जो पेंटिंग्स किए जाते हैं, लिटरेचर जो साहित्य जो लिखे जाते हैं, डिफरेंट जो बुक्स वगैरह जो रिटर्न होते हैं, देन आर्किटेक्चर डिफरेंट जो बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, डिफरेंट जो स्टाइल के जो बनते हैं, म्यूजिक म्यूजिक की हम बात करें, डिफरेंट जो आपके अलग अलग टाइप के जो म्यूजिक, साथ ही साथ हम डांस की बात करते हैं, तो ये सभी जो है आर्ट्स में जो है शामिल किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आर्ट्स में आप जो है कि स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट करते तो उसी को हम शामिल करेंगे। ये सभी जो चीजें हैं, जो हम पेंटिंग से लेकर डांस है, तो ये सभी जो है आर्ट्स के फील्ड्स में उसको शामिल किया जाता है, कॉन्सिस्ट करते हैं। सो इंडिया की हम बात करें, सो इन इंडिया आर्ट ट्रेडिशनली थ्रिव्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द रूलर्स एंड द नोबेल्स। सो इंडियन जो आर्ट्स है वो बहुत पहले से ही फेमस था। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश आने के बाद इसमें जो डिफरेंसेस चेंजेस है या फिर जो फेमस हुआ, ऐसा नहीं है बेटा। हमारे यहाँ जो आर्ट्स है वो बहुत ज्यादा बहुत पहले से ही फेमस था और यहाँ के जो आर्ट्स के जो चर्चे हैं वो बहुत दूर दूर तक होते थे। सो रूलर्स थे, नोबेल्स थे, उनके यहाँ जो डिफरेंट जो आर्टिसियंस है वो हुआ करते थे। सो इन एशियन टाइम्स आर्ट वाज रिलीजियस इन नेचर टू सेकुलर वर्क वेयर आल्सो नॉन। मतलब जो रिलीजियस मतलब जो धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो कहानियां हैं, पेंटिंग्स वगैरह बने, म्यूजिक होता था, या फिर जो आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाए थे, तो वो जो है रिलीजन से रिलेटेड ज्यादा था। फिर भी देखा जाए तो सेक्युलर जो वर्क है, जिसमें किसी जो कहानी के बारे में या फिर कोई जो रूलर्स है उसके बारे में लिखना, ये भी हुआ करती थी। बट ज्यादातर जो है रिलीजन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ज्यादा होती थी। बट ड्यूरिंग द लेटर मिडिवल पीरियड पर्सियन एंड अरबिक इन्फ्लुएंस डोमिनेटेड इंडियन आर्ट। जब इंडियंस की बात किया जाए, इंडियन जो आर्ट्स की बात करते हैं, तो जो पहले जो आपका जो आर्यंस के पीरियड में था, तो वहां पर जो आर्ट्स है डिफरेंट जो हमें हमारे जो 4 जो वेदास मिलते हैं, सो इसके बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। साथ ही साथ जो जैसे पर्सियन यहाँ पर आए, अरबिक जो यहाँ पर आए, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी हमें इंडियन आर्ट में देखने को मिलता है। सो दिस इन्फ्लुएंस वाज सीन इन द पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स एंड द राइटिंग ऑफ स्कॉलर्स ऑफ द टाइम। तो ये जो इन्फ्लुएंस, जो उनका जो प्रभाव है, वो उस टाइम पीरियड के जो डिफरेंट जो बिल्डिंग्स जो बने, वहां पर जो पेंटिंग्स हुआ, वहां पर जो लिखे गए जो साहित्य वगैरह, लिटरेचर वगैरह है, तो इन सभी में जो पर्सियन और जो आपके जो अरबिक जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो प्रभाव है वो हमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बेटा, जैसे मदर एंड चाइल्ड अ पेंटिंग बाय जेमिनी रॉय। जेमिनी रॉय के द्वारा जो एक माँ और बेटे का जो चित्र बनाया गया है, पेंटिंग्स है, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। रुक्मणी देवी जो है भरतनाट्यम का एक जो पोज है वो दिखाई दे रहा है। तो ये जो पेंटिंग्स के आपके उदाहरण है। अभी जो है हमारे पास डिजिटल पेंटिंग, उस समय तो हाथों से जो पेंटिंग्स बनाते थे, उनके जो कारीगरी थी, उनकी जो क्वालिटी थी, वो बहुत ही ज्यादा हाई हुआ करती थी। सो नेक्स्ट आता है कि विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस टू इंडिया and the establishment of colonial rule, India came into contact with the whole new range of thoughts and
आइडियाज। मतलब जैसे यूरोपियंस यहाँ पर आए, ब्रिटिश यूरोपियंस में हम सिर्फ ब्रिटिश को काउंट नहीं करते हैं ना, 4 जो डिफरेंट जो यूरोपियन जो आपके ब्रिटिश आए थे, डच थे, फ्रांसीसी थे और आपके जो पुर्तगालीज थे। तो ये जो 4 जो यूरोपियंस आए तो उनके जो आइडियाज है, उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो टेक्निक्स हैं, वो जो है इंडियंस जो आर्टिसियंस है वो अडॉप्ट करने लगे। देन द इम्पैक्ट ऑफ दिस आइडियाज वाज सून फेल्ट एंड रिफ्लेक्टेड इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडियन आर्ट। सो उनके जो आइडियाज वगैरह है तो उनसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे जो इंडियन जो आर्ट्स है उसमें बहुत ज्यादा हमें दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं हमारा जो आर्ट्स है उसमें जो लिटरेचर आता है, तो लिटरेचर पर किस टाइप के जो ये जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस है वो हमें देखने को मिलता है, किस प्रकार के जो चेंजेस है वो हमें नजर आते हैं। सो द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इंडियन लिटरेचर माइनरली इन 2 वेज। जैसे जो ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है वो 2 वे से, 2 तरीके से, 2 रास्ते से, 2 डिफरेंट टाइप से हमें जो इंडियन लिटरेचर पे नजर आता है वो है द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड दैट्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। मतलब जो इंडियन जो लिटरेचर में 2 जो इम्पैक्ट है, 2 तरीके से जो इंडियन लिटरेचर पर इम्पैक्ट पड़ा। एक तो हुआ कि भाई यहाँ पर जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उनको इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज के रूप में इंडिया में आया। देन जो प्रिंटिंग प्रेस, मतलब जो पहले तो जो लोग थे वो लिटरेचर जो भी लिखते थे, पुस्तक कहानियां वगैरह जो भी जो ग्रंथ जो लिखते थे, सो उसको हैंड रिटन होता था, ब्रश से जो है उसको लिखाई करते थे। बट जैसे ही जो प्रिंटिंग प्रेस आया, छपाई करने वाली जो मशीनें आई, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे जो इंडियन जो लिटरेचर है उस पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब उसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो क्या क्या पड़ा, तो यहां पर हम देखें तो द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश को जो इंट्रोड्यूस किया गया एक लैंग्वेज के रूप में। तो बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ वर्क कंपोज्ड इन द क्लासिकल और कोर्ट लैंग्वेज। मतलब ब्रिटिश नहीं आए थे तो उनके जो लैंग्वेज है, ब्रिटिश का जो लैंग्वेज जनरली इंग्लिश लैंग्वेज था, तो उनके आने से पहले या फिर उनके द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने से पहले यहाँ पर जितने भी जो लिटरेचर वर्क होते थे, जो क्लासिकल जो कोर्ट लैंग्वेज, मतलब जो राजा महाराजाओं के जो कोर्ट है वहां पर जो लैंग्वेज बोला जाता था, जैसे संस्कृत है या फिर पर्शियन है या फिर जो अरबिक है, उन्हीं का यूज किया जाता था। साथ ही साथ एंड इन द वर्नेकुलर, जो रीजनल या फिर जो लोकल लैंग्वेज होते थे उसे वर्नेकुलर लैंग्वेज कहा जाता था, तो उनका यूज होता था। सो ये जो दोनों लैंग्वेज से आपके जो ये जो कोर्ट लैंग्वेज और जो वर्नेकुलर जो लैंग्वेज है, उन दोनों का यूज, उन दोनों लैंग्वेज में डिफरेंट जो लिटरेचर्स हैं, डिफरेंट जो कहानी है, साहित्य है, धर्म ग्रंथ है, वो सभी लिखे जाते थे। बट विथ वेस्टर्न आइडियाज ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी एंड रैशनल थिंकिंग स्लोली इंटरिंग इंडिया। मतलब ये जो लिबर्टी, जस्टिस और इक्वलिटी, ये जो फ्रेंच और रशियन रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं, इससे पहले आपने चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर वहां पर आपने देखा था, तो इससे रिलेटेड साथ ही साथ जो रैशनल जो थिंकिंग्स हुआ, तो वो जो धीरे धीरे जो ये जो विचार है वो जो पाश्चात्य जो वेस्टर्न जो कल्चर, वेस्टर्न जो नॉलेज है, वो धीरे धीरे जो है इंडियंस के अंदर में आते गया, उनके दिमाग में आते गया। देन इट वाज फाउंडेड दैट नाइदर द लैंग्वेजेस of the elite nor the vernacular language had a vocabulary rich enough to express the new western thoughts। मतलब अब यहाँ पर आया भाई कि जो पहले से जो कोर जो लैंग्वेज जो चल रहा था, जिसमें हम संस्कृत की बात करें, पर्सिया या फिर अरबिक है, या फिर जो वर्नाकुलर जो लैंग्वेज था जिसमें रीजनल लैंग्वेज या फिर जो लोकल लैंग्वेज थे, वो उसमें उतनी ज्यादा वोकेबुलरी नहीं था, उतने ज्यादा वो रिच लैंग्वेज नहीं हुआ जिसमें वेस्टर्न जो थॉट्स हैं, वेस्टर्न जो विचार है, उसको क्या किया जाए, एक्सप्लेन किया जा सके, उसको बताया जा सके, समझाया जा सके, उसको लिखा जा सके। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द इंटेलेक्चुअल्स वेयर कीन ऑन इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया। सो इसी के कारण से जो वेस्टर्न जो थॉट्स हैं, वेस्टर्न जो आइडियाज हैं, उनको एक्सप्रेस किया जा सके, उनको लिखा जा सके, उनको बताया जा सके, तो इसी कारण से जो इंग्लिश बेस्ड जो एजुकेशन जो सिस्टम्स है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे रिलेटेड बेटा हमने जो प्रीवियस जो चैप्टर है वहां पर जो है आपने जाना था भी कि जो इंडियंस है उनको क्यों एजुकेट किया गया था, तो भाई एक जो इंग्लिश लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस करने का, जो इंडियन को क्लर्क बनाने का भी एक जो रीजन था, जो एजुकेशन जो सिस्टम्स है उसके बारे में जो चैप्टर था वहां पर हमने जाना था। सो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा कि जो सून एजुकेटेड इंडियंस डेवलप्ड अ डीप इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। मतलब जो भी पढ़े लिखे जो इंडियंस थे, है ना,
वो उनका कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर पर बहुत ज्यादा था, क्योंकि उनके लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज जानते थे, तो इंग्लिश जो लिटरेचर है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स के नॉलेज के रूप में था। देन मॉडर्न साइंस एंड पॉलिटिकल आइडियाज, मतलब ये जो एजुकेटेड जो इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे जो लोग थे, वो इंग्लिश लिटरेचर, साथ ही साथ जो मॉडर्न जो साइंस था और जो पॉलिटिकल जो आइडियाज, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपके जो तीन जो आइडियाज, जो लिबर्टी, जस्टिस और इक्वलिटी जो निकल के आए थे, तो इन जो सभी जो आइडियाज है उससे बहुत ही ज्यादा वो क्या थे, इंटरेस्ट ले रहे थे, उनसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड थे, उनको जानने का समझने का बहुत ही ज्यादा शौक चढ़ा हुआ था। सो by the 19th century English become the language spoken by the elite in India। मतलब जो हायर क्लास के जो लोग थे, जो अमीर जो लोग, एलिट जो लोग थे, उनके लिए जो क्या था भाई कि जो ये जो 19th सेंचुरी के आसपास देखा जाए तो यहाँ पर क्या था कि जो लोग हैं उनको इंग्लिश जो है एक क्लास के रूप में शो किया जाता है। अभी भी आप जानते हैं कि जो जिनको इंग्लिश बोलना आता है उनको बेहतर जो समझा जाता है, और जिनको नहीं आता है तो उनको थोड़ा सा उनसे लो कैटेगरी में समझा जाता है। ये बेटा हमारे जो है कंट्रीज की हम बात करें या फिर हमारे सोसाइटी का जो प्रॉब्लम कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या सिर्फ एक लैंग्वेज है, नॉलेज जो है नहीं है। वो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई जो फ्लुएंटली जो इंग्लिश बोलता है उसके पास बेहतर नॉलेज है और जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता उसके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉलेज जो है वो अलग बात है और जो लैंग्वेज जो बोला जाता है वो अलग बात है। सो ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है इंग्लिश बोलना नहीं आता है, आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं तो आप में नॉलेज कम है, ये आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा, है ना। नॉलेज वो एक अलग चीज है और जो आपका जो इंग्लिश का फ्लुएंसी होना वो अलग चीज है। सो यहाँ पर जो 19th सेंचुरीज की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर क्या था कि जो हायर क्लास वाले जो लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, तो उनको जो इंग्लिश नॉलेज जो होना, मतलब वो अपने आप को गर्व महसूस करते थे, क्योंकि उस समय सिर्फ ब्रिटिश को ही इंग्लिश जो आता था। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ रैशनल थॉट्स, इंडियंस राइटर्स started raising their voice against super situations and the ill treatment of women in India society। अब जो इंडियन जो राइटर्स हैं, यहाँ के जो हम बात करें इमिग्रेंट वाले जो लोग थे, जो विद्वान जो लोग थे, है ना, अब उनको लगा भाई कि जो जैसे जैसे उनका नॉलेज बढ़ते गया, वेस्टर्न जो आइडियाज है, थिंकिंग है, उनके मन में आते गए, तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो कई ऐसे जो समाज में जो बुराइयां थी, है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला था, या फिर जो इल ट्रीटमेंट जो वुमेन्स के साथ होता था, तो अब वो है उन पर क्वेश्चन करने लगे, उन पर प्रश्न उठाने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सभी चीजें गलत है। सो ये जो चीजें हैं वो कहां से, जो इंग्लिश लैंग्वेज से, आपके यूरोपियन जो थॉट्स है वहां से निकलकर सामने आ रहा था। देन इंडियन राइटर ऑफ द 19th एंड 20th सेंचुरीज। अब यहाँ पर जो इंडियन जो राइटर जो है 19th सेंचुरीज और जो 20th जो सेंचुरीज है, जहां पर आपके जो इंडियन राइटर्स हुए, हम उसकी बात करते हैं। आपका जो 19th सेंचुरीज की हम बात करते हो, आपको पता होना चाहिए जो सेंचुरीज है वो 1800 से आपका जो 1801 से लेकर हम 1900 तक आपके जो है इसको किस में काउंट करेंगे, 19th सेंचुरीज में काउंट करेंगे। फिर 1900 के बाद का जो पीरियड आता है 1901 से आपके 2000 तक, इसको हम किस में काउंट करेंगे, इसको हम 20th सेंचुरीज में काउंट करेंगे। तो इसको ध्यान में रखिए, हमेशा आपको 19th सेंचुरीज मतलब ये जो पीरियड आपको याद आ जाना चाहिए कि इस समय की बात हो रही है, इसके जो बीच में जो डिफरेंट जो ईयर्स हैं उसकी बात हो रही है। आपको नहीं पता है मतलब आपको फिर से क्लास 6 में पढ़ना पड़ेगा, है ना। नेमिंग जो सेंचुरीज वाला जो फर्स्ट जो चैप्टर है वहां पर आपको जाकर फिर से स्टडी करना पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है कि बेटा आपको पता होगा। देन अब यहाँ पर जो डिफरेंट जो राइटर्स हुए, इंडियन जो राइटर जो 19 और 20 सेंचुरीज में थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, उसके द्वारा क्या लिखा गया, सो रोट एलिगेंट प्रोज इन इंग्लिश। तो इनके द्वारा एक बहुत ही जो विख्यात और फेमस जो है प्रोज जो लिखा गया इंग्लिश लैंग्वेज में। देन देरजियो है, उनके द्वारा भी जो वो भी क्या थे, एक जो डीपली जो इन्फ्लुएंस थे किस पे, इंग्लिश पर। और वो जो क्या थे, जो इंग्लिश जो पोएट जो थे, इंग्लिश के जो पोएट से जो उनके द्वारा जो लिखी गई, जैसे शैली थे और जो केट्स थे, तो उन पर वो जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और ये तो ही रोट इन इंग्लिश, हिज थीम्स वेयर ऑलवेज इंडियन। बट ये जो उनसे तो इफेक्ट थे, जो इंग्लिश जो राइटर थे उनके साथ ही साथ, तो दर्जियों के द्वारा जो लिखा गया, सो उनके द्वारा जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया, बट उनका जो मेन जो थीम था, जो उनका जो विषय हुआ करता था, वो जो लिखते थे वो कहीं ना कहीं जो इंडियंस है, इंडिया के बारे में ही
वो लिखते थे, उनका जो थीम है वो हमेशा इंडियन हुआ करता था। देन मोस्ट ऑफ व्हाट द इंडियंस रोट इन इंग्लिश रिलेटेड टू सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। मतलब उस समय जितने भी जो इंडियन जो राइटर्स हुए, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा गया उनके द्वारा, तो उनका जो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट हुआ करता था, जो लिखे जाते थे, जो थीम, जो विषय होते थे, वो इंडियन जो सोसाइटी है, इंडियन जो सोशल जो इश्यूज है, और यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो इश्यूज थे, उन्हीं से संबंधित जो पॉइंट्स है उन पर वो डिफरेंट जो राइटिंग्स है वो लिखते थे, डिफरेंट जो लिटरेचर है वो लिखते थे। सो माइकल मधुसूदन दत्त was one of the best known Bengali writers of the time। तो माइकल जो मधुसूदन जो दत्त थे वो उस समय के जो एक जाने माने बंगाली जो राइटर थे, जिसने जो है उस समय क्या हुआ था कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था। सो आफ्टर राइटिंग इनिशियली इन इंग्लिश ही लेटर रोट आउटस्टैंडिंग वर्क इन बंगाली। तो ये जो मधुसूदन जो दत्त है उनके द्वारा जो क्या है इंग्लिश में भी लिखा गया, साथ ही साथ जो लोकल जो वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है उस समय जो बंगाली है उसमें भी उनके द्वारा लिखा गया। जैसे यहाँ पर लाइक द एपिक मेघनाद वध काव्य, मतलब 1861 में जो मेघनाद वध जो काव्य है वो बंगाली में इनके द्वारा लिखा गया था। ये जो एक जो हमारा जो रिलीजन से रिलेटेड जो एक जो लिटरेचर है जो मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? तो 19th सेंचुरी, मतलब 1861 में जो है नोट इसके द्वारा ये जो रिटर्न किया गया था। देन बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है आपका कि जो लेटर जो पीरियड है बाद में आया, इन लेट 19th century and early 20th century Indian produce a whole new generations of writers of fiction, play, poetry, novels and drama। सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई बाद में जो है और जो डिफरेंट जो राइटर्स हुए और उनके द्वारा डिफरेंट जो फील्ड्स है, चाहे वो फिक्शंस पर लिखा गया, प्लेज जो है नाटक वगैरह लिखे गए, पोएट्री कविताएं लिखी गई, नॉवेल्स लिखे गए, ड्रामास जो है वो क्या किया गया लिखा गया। तो ये जो है आपके जो 19th सेंचुरी के अंतिम में या फिर जो अर्ली जो 20th सेंचुरी में तो और डिफरेंट जो राइटर्स हुए और उनके द्वारा भी बहुत सारे जो अलग अलग जो लिटरेचर के फील्ड्स है वहां पर जो लिखी गई लिटरेचर जो उनके द्वारा लिखा गया। जैसे यहाँ पर आपको दो दर्जियो जो है कोलकाता में इसका जो स्टेचू इमेज आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जो है माइकल मधुसूदन दत्ता है उसका भी इमेज आपको है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं, इसको हाय बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा दे इंक्लूडेड जो और जो आपके 19th से और तो 20th सेंचुरी के जो अर्ली जो सेंचुरीज हैं, जो न्यू जनरेशन के जो राइटर्स आए, जिसमें आपके जो बंकिम चंद्र चटर्जी जिनके द्वारा जो लिखा गया था आनंद मठ, जिसे अभी हम जो है हमारे जो नेशनल सॉन्ग के रूप में हम वंदे मातरम के रूप में गाते हैं। सो ये जो वंदे मातरम है बेटा आपके जो हमारे जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गया है वहां से लिया गया है। देन मुंशी प्रेमचंद इसके जो है उनके द्वारा जो लिखा गया, क्या लिखा गया, गोदान एक जो आपका जो नॉवेल है वो जो लिखा गया था उनके द्वारा। साथ ही साथ जो विभूति भूषण बंदोपाध्याय है उनके द्वारा पत्थर पंचाली ये जो लिखा गया, ये भी कहीं ना कहीं हम जो रिलीजन से रिलेटेड इसको ले सकते हैं। देन शरद चंद्र चटर्जी है, इनके द्वारा भी जो डिफरेंट जो राइटिंग है वो लिखा गया था। तो ये बात के जो लेट 9th सेंचुरी और जो अर्ली जो 20th सेंचुरी के जो है राइटर्स हैं हमारे। लिटरेरी जो एक्टिविटीज इन इंडिया आफ्टर द 19th सेंचुरी फ्लोरिश्ड इन बंगाल। बंगाल रीजन में फिर जो है 19th सेंचुरी के बाद जो 20th सेंचुरी में देखें तो और बहुत ज्यादा जो डिफरेंट जो राइटर्स हैं हमें नजर आते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं रविंद्रनाथ आपके जो टैगोर है उनके बारे में, उनके द्वारा जो है द नोबेल प्राइज इन 1913 में जो है उसके जो बुक्स है गीतांजलि जो कलेक्शन है कितना 103 जो पोयम्स है उसका जो कलेक्शन एक बुक है जिसे गीतांजलि के रूप में जाना जाता है। सो उसके लिए उनको जो है नोबेल प्राइज 1913 में मिला हुआ था। बाद के जो हम बात करें और जो हमारे जो राइटर्स हुए इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑथर लाइक मुल्क राज आनंद, मतलब जो अंतिम जो समय 19 आपके जो 47 से पहले की हम बात करें तो यहाँ पर जो मुल्क राज आनंद है उनके द्वारा जो पावरफुल जो नॉलेज है वो नॉवेल्स हैं जो अनटचेबल मतलब छुआछूत से संबंधित जो नॉवेल जो है अनटचेबल लिखा गया। साथ ही साथ R.K. नारायण के जो स्वामी और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो आपके जो सीरियल्स भी आते थे तो हमारे जो दूरदर्शन है DD नेशनल पर, वहां पर भी आपने यूट्यूब में भी देखा होगा। तो ये जो R.K. नारायण की जो कहानी है जो स्वामी एंड फ्रेंड्स जिसे हम मालगुडी डेज के रूप में भी जानते हैं, मेरा एक फेवरेट सीरियल भी हुआ करता था, यूट्यूब में सर्च मार के आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता था।
हम जब बच्चे थे तब की बात है, अभी भी देखने का मन करता है। सो बेटा ये जो आर के नारायण के द्वारा जो स्वामी और जो फ्रेंड्स बुक्स जो है लिखा गया वो इंस्पायर करता है, जो और बहुत ही ज़्यादा वाइटल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, एक जो है लिटरेचर सोर्सेज के रूप में, जो हमें इंटरटेन करने के साथ ही साथ हमें डिफरेंट नॉलेज और साथ ही साथ हमें डिफरेंट तरीके से इंस्पायर भी करता है। देन they wrote on social issues and their approach was realistic। मतलब ये जो मुल्कराज आनंद या फिर आर के नारायण की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो सोशल इश्यूज है, मतलब समाज के जो संबंधित जो चीजें हैं, जो बुराइयां हमारी जो सोसाइटी में जो चल रही है उससे रिलेटेड, या फिर जो रियलिस्टिक जो हमारी जो सोसाइटी, हमारे जो जीवन में जो चीजें हो रही है, रियलिस्टिक चीजें, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उन पर ये लिखा करते थे। Then powerful poetry on freedom and the nationalist movement was written by Indian poets like Rabindranath Tagore in Bengali, Muhammad Iqbal in Urdu and आपके सुब्रमण्य भारती है ये जो है तमिल में। तो अलग अलग लोकल जो लैंग्वेज है जिसे हम वर्नाकुलर जो लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं, तो इनमें जो है जैसे बंगाली में जो बंगाल वाला जो रीजन है, कोलकाता वाला रीजन था, तो वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। आपके जो मोहम्मद जो इकबाल है उनके द्वारा उर्दू में लिखा गया था। साथ ही साथ जो सुब्रमण्यम जो भारती है उनके द्वारा जो तमिल लैंग्वेज है, मतलब साउथ के पार्ट में। तो इस तरीके से जो हमारे जो कंट्री के जो डिफरेंट जो पार्ट थे बेटा, तो वहां पर अलग अलग टाइप के जो राइटर, अलग अलग जो राइटर हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को डिफरेंट जो इश्यूज हैं वहां पर नॉलेज दे रहे थे, उनको इंस्पायर कर रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे। यहाँ पर आपको बंकिम चंद्र जो चटर्जी है वो आपको नजर आ रहा है, मुंशी प्रेमचंद जिनका जो गोदान है, या फिर आपने हैं जो है पंचतंत्र की कहानियां, ये आपने देखा होगा। साथ ही साथ जो रविंद्रनाथ जो टैगोर है उसके बारे में भी आपने जो है ये जो हमारा जो डिफरेंट जो बुक्स हैं वो उनके द्वारा लिखे गए थे। अगला जो पॉइंट आता है बेटा कि जो ये जो आपको मुल्कराज आनंद, इसका जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, मोहम्मद इकबाल है, ये आपको जो नजर आ रहा है। साथ ही साथ सुब्रमण्यम जो भारतीय है उनका भी इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये उस टाइम पीरियड के हमारे जो इंडियन जो राइटर्स थे, जो कहीं ना कहीं जो आपके जो कई जो है इंग्लिश में भी लिखे, साथ ही साथ जो वर्नाकुलर मतलब जो लोकल लैंग्वेज है, उनका जो मातृभाषा है, मदर जो टंग है, उसमें भी उनके द्वारा डिफरेंट जो लिटरेचर वर्क है वो जो है लिखा गया था। यहाँ पर सोर्स ऑफ हिस्ट्री में रीड द पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक जो पोएम जो लिखा गया था, इसको आप रीड भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बेटा हम जो प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस मतलब जो छपाई, अभी जो हम देखते हैं ना सब जो चीजें हमारे प्रिंटिंग मशीन से आ गई है, तो उस समय तो भाई स्टार्टिंग जो इन्वेंशन हुआ था तो यूरोपियन कंट्रीज में वहां पर हुआ था। सो इन इंडिया टिल द 16th century मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर हैंड रिटन एंड हेंस नॉट फ्रीली अवेलेबल। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जिसको हम हाथों से लिखते हैं उसे मैन्युस्क्रिप्ट आ जाता है। तो 16th सेंचुरी का देखा जाए तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उससे जो हाथों से जो लिखा जाता था, और जो वो जो लिखी हुई जो चीजें हैंड रिटन जो चीजें होती थी वो उतना कॉमनली नहीं था, क्योंकि भाई आप कितना लिखोगे, है ना। आपको अगर होमवर्क दिया जाता है, इसे चैप्टर का होमवर्क करना है, तो भी आपको करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आप थक जाते हैं, आपका हाथ दर्द करने लगता है, फिर आप जो है आपके जो टीचर्स हैं आपको कई बार आप कंप्लीट नहीं करते तो पनिशमेंट भी मिलता है। तो यहाँ पर क्या आता है कि भाई उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, उतने ज्यादा कॉमन जो पीपल्स है उनके पास जो डिफरेंट जो लिटरेचर है वो पहुंच ही नहीं पाते थे। सो एक्सेस टू लिटरेचर एंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलिट फ्यू इन सोसाइटी। मतलब जो सोसाइटी के जो रिच जो पर्सन है, उस समय के जो जमींदार होते थे, मालगुजार होते थे, जो बड़े जो लोग होते थे, है ना, उन्हीं के पास ये जो डिफरेंट जो लिटरेचर्स है, जो कहानी पुस्तकें, जो डिफरेंट जो नॉलेजेबल जो चीजें वो पहुंच पाते थे। सो इन 1557 द पुर्तगीज इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। इंडिया में जो आपके जो पुर्तगीज है, सबसे पहले जो प्रिंटिंग जो प्रेस है 1557 में उनके द्वारा इंडिया में लाया जाता है, टू हेल्प इन द प्रिंटिंग ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियस लिटरेचर। मतलब जो पुर्तगीज जो है इंडिया में जो प्रिंटिंग प्रेस को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो क्रिश्चियन जो रिलीजियस है, लिटरेचर है, उनसे संबंधित जो बुक्स हैं, नॉलेज है, उनको छापने के लिए और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए, ताकि उनको जो क्रिश्चियनिटी का जो नॉलेज है वो हो सके। इसलिए जो पुर्तगीज है उनके द्वारा 1557 में प्रिंटिंग प्रेस है उनको इंडिया में लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन soon printing press came up in several part of the
कंट्री। फिर जो धीरे धीरे ये जो इंडिया के जो और जो अदर जो पार्ट्स है वहां पर भी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो फैलते गया, वहां पर भी इंस्टॉल किया गया प्रिंटिंग प्रेस को। सो दिस रूटनाइज्ड इंडियन लिटरेचर फ्रॉम began restricted to a handful of people, books were now available cheaply to all। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई इससे जो ये जो प्रिंटिंग प्रेस जो इंट्रोड्यूस किया गया उससे जो इंडियन जो लिटरेचर है उनको भी फायदा होने लगा, क्योंकि अब जो है इंडियन जो लिटरेचर है वो भी इंडियन जो राइटर्स है वो भी जो बुक्स हैं उनको प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बहुत ज्यादा अमाउंट में पब्लिश किया जाने लगा, छपाई होने लगा। और जो पहले जो है कॉमन जो पीपल्स से दूर था जो लिटरेचर, अब जो है कॉमन पीपल्स तक भी पहुंचने लगा। जो रिच जो पर्सन तक जो सीमित था वो अब ना रहकर बाकी लोगों तक भी पहुंचने लगा था। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि द प्रिंटिंग प्रेस आल्सो प्लेज अ वाइटर रोल इन द स्प्रेड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये जो प्रिंटिंग जो प्रेस है उसका जो एक इंपैक्ट और ये नजर आया, इसका एक और फायदा ये हुआ कि वो जो फ्रीडम जो स्ट्रगल है हमारे देश की आजादी के लिए जो स्ट्रगल जो आंदोलन जो किया जा रहा था वो दूर दूर तक फैलने लगा, क्योंकि भाई जो लोग हैं जो हमारे जो लीडर थे फ्रीडम जो फाइटर्स हैं वो अपनी बातों को चाहे वो डिफरेंट जो लिटरेचर सोर्सेस के माध्यम से दूसरे तक बेहतर तरीके से पहुंचा पा रहे थे। नेक्स्ट आता है कि जो सेवरल फ्रीडम फाइटर्स एंड द सोशल रिफॉर्मर्स सेट अप प्रिंटिंग प्रेस फ्रॉम व्हिच दे ब्रॉट आउट न्यूज़पेपर एंड स्प्रेड देयर रिवोल्यूशनरी आइडियाज। मतलब जैसे मैंने बताया कि भाई जो फ्रीडम जो फाइटर्स थे, जो सोशल जो रिफॉर्मर समाज जो सुधारक हुए, तो वो जो है डिफरेंट जो प्रिंटिंग प्रेस छपाई करने की मशीन अपने यहाँ आसपास जो इंस्टॉल कर रहे थे और वो जो न्यूज़पेपर छाप रहे थे, मैगजीन्स वगैरह छाप रहे थे, बुक्स पब्लिश कर रहे थे, पॉम्पलेट वगैरह छाप रहे थे और जो देश की आजादी के लिए जो आंदोलनकारी जो आइडियाज हैं, विचार हैं, थॉट्स हैं, उनको प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से छाप कर लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर है जैसे छापा गया उसमें जो है न्यूज़पेपर सच एज संबंध कौमुदी स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय इन 1821। मतलब ये जो न्यूज़पेपर है जो संबंध कौमुदी वो छापा गया था, प्रिंटिंग प्रेस करवाया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 में। साथ ही साथ जो केसरी है एंड द केसरी स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक इन 1881। दो जो न्यूज़पेपर के यहाँ पर जिक्र आया है, एक जो है आपका संबंध कौमुदी जो आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा जो 1821 में पब्लिश करवाया गया था, और जो केसरी है जिसको लोकमान्य तिलक के द्वारा 1881 में पब्लिश करवाया गया था। तो इनका जो हैड अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल, तो इनका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा जो है लोगों पर, उस समय के जो कॉमन पीपल्स है उन पर पड़ा। देन अवेकिंग देम टू आइडिया ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, नेशनलिज्म एंड फ्रीडम and inspiring them to rise in revolts against oppression। तो ये जो दो जो न्यूज़पेपर छपे, इसके अलावा और बहुत सारे जो न्यूज़पेपर पॉम्पलेट्स वगैरह जो छप रहे थे, मैगजीन छप रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो इनके जो आइडियाज है, जो सोशल जो रिफॉर्म, समाज सुधार से संबंधित, नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति से संबंधित जो बातें हैं, फ्रीडम आजादी के बारे में लोगों को नॉलेज हो रहा था। लोग जो है जो उन पर जो ऑपरेशन मतलब उनका जो शोषण हुआ था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनसे कहीं ना कहीं वो जो है बाहर निकलना चाह रहे थे। वो जो आइडियाज है वो उनके बीच पहुंच रहा था। ये जो कुछ जो पॉइंट था बेटा कि जो लिटरेचर से रिलेटेड, चाहे वो दो जो चीजें हो, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ था वो, साथ ही साथ जो प्रिंटिंग जो प्रेस है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, इनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे जो लिटरेचर है, आर्ट्स है, वहां पर दिखाई दे रहा था। और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो फ्रीडम जो स्ट्रगल है उसमें भी इनका जो बेनिफिट्स है वो हमें बहुत ज्यादा नजर आता है। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका आर्ट्स। अब यहां पर आर्ट्स में हम शामिल करें तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन आर्टिस्ट एंड देयर पेंटिंग्स। मतलब जो डिफरेंट जो आर्टिशियंस थे, जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, तो इनका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हमें नजर आता है। जैसे द यूज ऑफ वाटर कलर एंड ऑयल पेंट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जो वाटर कलर का यूज किया जाता है, जो वाटर कलर किस टाइप से यूज करते हैं, तो ये जो इनके बारे में जो ब्रिटिश है उसने इंडियंस को बताया। साथ ही साथ जो ऑयल पेंट है उनको भी जो है ब्रिटिश के द्वारा जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर बाद में जो इंडियन जो आर्टिशियंस है, पेंटर है, उनके द्वारा इन सबको एडॉप्ट किया गया था। देयर वाज अ शिफ्ट इन सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम द डिपिक्शन ऑफ पोर्ट सीन्स एंड
aristocratic portraits to the depictions of ordinary people and their life। मतलब पहले जो जितने भी जो पेंटर्स हुए बेटा, वो जनरली क्या होता था कि भाई जो राजा महाराजा के यहाँ होते थे, उनके कोर्ट में होते थे, तो उन्हीं का जो सीन है, कोर्ट सीन है, बैटल सीन है, या फिर राजा महाराजाओं का जो पोर्ट्रेट, बड़े आदमियों का जो पोर्ट्रेट, वही बनाते थे, उनके जो पिक्चर्स वगैरह बनाते थे, उनके इमेज जो बनाते थे। बट बाद में जैसे जैसे ये जो वाटर कलर का यूज हुआ, ऑयल पेंट का यूज हुआ, ब्रिटिश जो है वो इन्फ्लुएंस करने लगे इंडियन आर्टिस्ट को, तो जो कॉमन जो पीपल्स हैं, उनके जो लाइफ है, जो नेचर के जो डिफरेंट जो आपके जो उनसे रिलेटेड जो पेंटिंग्स है वो बनाने लगे। देन when Indian artists lost the patronage of the rulers and the nobles with the coming of British, they were forced to move away from capital towns and cities in search of job। इससे रिलेटेड भी है, हमने जो है फर्स्ट जो चैप्टर्स में इससे रिलेटेड देखा था, आर्टिसंस के जो स्थिति जो है, जैसे ब्रिटिश आए थे तो क्या हुए थे। तो इंडियन जो आर्टिसंस है वो कहीं ना कहीं पहले रूलर्स के यहाँ हुआ करते थे, नोबेल्स मतलब जो उस समय के जो पावरफुल जो लोग थे उनके यहाँ हुआ करते थे। बट ब्रिटिश जैसे आए तो वो जो है आर्टिसियंस है वो अपने जो वहां से जो है उनको हटा दिया गया, उनके पास कोई काम नहीं बचा, तो वो काम की तलाश में उनको जो है कैपिटल जो टाउन्स है, सिटीज की ओर जॉब के लिए सर्च करने के लिए जाना पड़ा, या फिर अपने जो फैमिली जो वर्क है एग्रीकल्चर वगैरह में उनको वापस लौटना पड़ रहा था। सो मेनी वेंट टू द ब्रिटिश सेटलमेंट एंड होप टू गेट ब्रिटिश पैट्रोनेज। अब बहुत सारे जो आर्टिसियंस हैं वो क्या किए, वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश जो सेटलमेंट जहां पर ब्रिटिश रहते थे वहां पर गए, क्योंकि उनको लगा कि भाई कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश हैं वो उनको अपने यहाँ रखेंगे और कहीं ना कुछ जो वर्क है उनको मिलेगा। सो इनिशियली दे वेयर एम्प्लॉयड इन डेकोरेटिंग हाउसेज एंड ड्राइंग मैप। सो क्यों वो गए, तो उनको लगा कि भाई ब्रिटिश के द्वारा कुछ जॉब मिले दे सकता है, कुछ काम मिल सकता है, तो ब्रिटिश के द्वारा उनको कुछ काम दिया भी गया कि उनको जो है हाउस को डेकोरेट करना है, हाउस को सजाना है, उनको कलरिंग करना है। सो उसके लिए साथ ही साथ जो डिफरेंट जो मैप जो ड्रॉ करने हैं उनके लिए उनको जॉब में काम में रखा गया। देन द लेटर ब्रिटिश एम्प्लॉयड देम टू पेंट पिक्चर पोस्ट कार्ड ऑन exotic Indian festivals and a ceremony to be sent to their relatives and friends back home। अब यहां पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश है बाद में ऐसे जो आर्टिसंस है उसको ये डिफरेंट जो पोस्ट कार्ड वगैरह है, मतलब इंडियन फेस्टिवल्स है, सेरेमनी होता था, तो ये जो ब्रिटिश है अपने जो रिलेटिव्स को जो उससे रिलेटेड जो है क्या इंफॉर्मेशन देने के लिए, इनवाइट करने के लिए ये जो ग्रीटिंग्स वगैरह भेजते थे ना, तो उसको बनाने के लिए वो इनको जॉब में रखने लगे थे। सो द पेंटर्स ऑफ मुर्शिदाबाद एंड पटना वेयर द फर्स्ट टू एडॉप्ट ब्रिटिश टेक्निक्स। तो अब कहाँ के जो पेंटर्स थे जिसने वाटर कलर या फिर ऑयल पेंट यानी जो ब्रिटिश जो पेंटिंग की जो टेक्निक है उनको एडॉप्ट किया, तो वो जो दो जगह के थे, एक जो था मुर्शिदाबाद के जो पेंटर्स थे और जो पटना रीजन के जो पेंटर्स थे, उनके द्वारा जो है वाटर कलर है उस जो टेक्निक है उसको एडॉप्ट किया गया। वाटर कलर आप लोग भी जानते होंगे, है ना। तो ये जो टेक्निक्स है पोस्ट कार्ड बनाने के लिए, इनविटेशन कार्ड जिसे हम ग्रीटिंग कार्ड्स भी कहते हैं, तो उसको बनाने के लिए जो है ब्रिटिश जो आइडियाज है, जो वाटर कलर है उनको एडॉप्ट किया गया, उनको जो है उस तरीके का जो है यूज किया गया था। देन नेक्स्ट आता है कि इन्फ्लुएंस बाय द यूरोपियन स्टाइल। ये जो यूरोपियन स्टाइल के जो पेंटिंग्स है उनसे जो इन्फ्लुएंस हुए थे, तो सम इंडियन पेंटर्स आल्सो मूव्ड अवे फ्रॉम द आपके जो रिजिड टू डायमेंशनल लाइंस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट टू अ मोर रियलिस्टिक एंड फ्लूइड स्टाइल्स। मतलब अब जो है धीरे धीरे जो है यूरोपियन स्टाइल के जो पेंटिंग्स है वो सीख रहे थे, कलर का यूज करना सीख रहे थे। तो जो इंडियन जो पेंटर्स है पहले जो है टू डायमेंशनल होता था, उससे बाहर निकलकर अब ये जो है जो मोर जो रियलिस्टिक, मतलब जो ज्यादा जो है एकदम रियलिस्टिक रियल लगे, साथ ही साथ जो ज्यादा जो है क्या है बेहतर जो फ्लूइड जो स्टाइल के जो पेंटिंग्स है वो बनाने लगे थे। मतलब एक पोर्ट्रेट जो बनाया रहे तो वो जो है रियलिस्टिक लगना चाहिए, या फिर जो डिफरेंट जो नेचर के जो सीन है उसको वो बना रहे थे। सो जैसे राजा रवि वर्मा जो जिनका जो पीरियड था 1848 से 1906, सो द पेंटर फ्रॉम ट्रेवेंकोर एक्सपेरिमेंट विथ ऑयल ऑन कैनवास। तो राजा रवि वर्मा के द्वारा जो कैनवास है वहां पर जो ऑयल पेंटिंग्स है
वो बनाया गया, एक्सपेरिमेंट की तरह से किया गया है ना, उसके द्वारा जो है ट्राई किया गया कि भाई मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करूंगा तो पेंटिंग किस तरीके से बनेगा। सो हिज स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। सो इनके द्वारा जो ट्राई किया गया, ट्राई क्यों किया गया कि उसने जो है यूरोपियन जो स्टाइल की जो पेंटिंग से देखा गया था, तो वो भी ट्राई करते हैं कि भाई मैं इस तरीके से जो पेंटिंग्स बनाऊंगा तो चलेगा क्या, सही अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो ट्राई करते हैं और उसकी जो पेंटिंग्स है वो भी बेहतर तरीके से बनती है। यहाँ पर कुछ जो पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर लेडी विथ फ्रूट एंड दमयंती टॉकिंग विथ द स्वान बाय रवि वर्मा। तो ये जो पेंटिंग्स है किसके द्वारा, रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया था। सो ही स्पेशलाइज्ड इन पेंटिंग सीन्स फ्रॉम हिंदू मैथोलॉजी एंड हिज पेंटिंग डिफाइंड इंडियन आपके जो फेमिनाइन ब्यूटी ऑफ फॉर सेवरल जनरेशन ऑफ इंडियंस। मतलब इनके द्वारा जो पेंटिंग्स जो बनाया गया था वो कहीं ना कहीं जो हिंदू जो मैथोलॉजी है, मतलब हिंदू जो धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे संबंधित था। साथ ही साथ यहाँ का जो डिफरेंट जो ब्यूटीज हैं, डिफरेंट अलग अलग जो हमारे जो कल्चर्स वगैरह है, हमारे जो ट्रेडिशन है, तो उससे रिलेटेड जो पेंटिंग है वो बनाते थे कौन, राजा आपके जो रवि वर्मा है उनके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट जो आता है बेटा, जो डिफरेंट जो हमारे यहाँ जो आर्ट स्कूल हुए जहां पर पेंटिंग से रिलेटेड जो वर्क है वो किए जाते थे। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड आर्ट स्कूल इन इंडिया टू टीच इंडियन द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। मतलब अब जो ब्रिटिश है वो क्या कर रहे थे भाई कि जो डिफरेंट जो आर्ट से रिलेटेड जो जहां पर पेंटिंग के बारे में डिटेल नॉलेज दिया जा सके, सिखाया जा सके, तो इससे रिलेटेड जो स्कूल्स है, आर्ट स्कूल है, वो स्टार्ट करवाए गए थे जहां पर यूरोपियन स्टाइल के जो पेंटिंग्स हैं वो सिखाया जाता था। सो विच द ब्रिटिश थॉट टू बी फेयर सुपीरियर to the traditional methods followed till then, but their attempts were not successful for a long time। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश के द्वारा जो आर्ट स्कूल जो स्टार्ट करवाया गया था जहां पर यूरोपियन स्टाइल जो पेंटिंग्स है जो कलर वगैरह यूज करना सिखाने का जो मेन जो एम था, बट जो स्टार्टिंग जो पीरियड से बहुत समय तक देखा जाए तो इंडियन जो आर्टिस्टियंस है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, सीखने के लिए तैयार नहीं रहे थे, वो एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इसको ब्रिटिश स्टाइल के जो पेंटिंग्स है उसको। बट बाद में इन 1896 E.B. Well was appointed प्रिंसिपल ऑफ द कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स। मतलब अब क्या हुआ कि जो बाद में जो E.B. Well है उनको 1896 में जो कलकत्ता के में जो आर्ट स्कूल था वहां का जो उसको क्या बनाया गया, प्रिंसिपल बनाया गया। तो इनका जो इंपैक्ट जो नजर आता है कि क्या करता है, ही रीडायरेक्टेड, ये क्या करते हैं, ही रीडायरेक्टेड इंडियंस टुवर्ड देयर रिलीजियस इंडिजिनियस ट्रेडिशन। मतलब ये फिर से क्या करते हैं कि भाई जो इंडियंस को फिर से जो उनके जो पुराने जो ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उनकी वो ले जाते हैं। देन अंडर हिन इन्फ्लुएंस मेनी यंग आर्टिस्ट रीडिस्कवर द रिचनेस ऑफ देयर लोकल आर्ट। मतलब ये क्या करते हैं कि फिर से वो जो है जो इंडियन जो पहले जिस तरीके से जो पेंटिंग्स बनाते थे, जिस कला का यूज करते थे उसकी वो वापस ले जाते हैं और फिर बाद में जो है बेहतर तरीके के जो रीडिस्कवर यानी जो रिचनेस ऑफ देयर लोकल आर्ट, जो इंडियन जो लोकल तरीके के जो पेंटिंग्स बनाते थे उस ओर वापस जाते हैं। साथ ही साथ जो वो जो आपके जो वेस्टर्न जो आइडियाज हैं, जो यूरोपियन जो आर्टिस्ट हैं उनको भी वो एडॉप्ट करने लगते हैं। यहाँ पर जो अभिंद्रनाथ जो टैगोर है जो 1871 से 1951 के बीच उनका जो लाइफ जो पीरियड था, सो बिगन एक्सपेरिमेंटेड विद लोकल एंड मुगल पेंटिंग। सो अभिंद्रनाथ के द्वारा क्या किया गया, जो मुगल जो एम्पायर के समय का जो पेंटिंग जो टेक्निक्स था, साथ ही साथ जो लोकल जो स्टाइल है, दोनों को मिक्सअप करके एक जो नया स्टाइल का जो पेंटिंग्स है इनके द्वारा बनाया जाता है। ही along with वेल हेल्प एस्टैब्लिश द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पर E.B. वेल थे और जो ये जो हमारे जो अभिंद्रनाथ जो टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर अलग है और ये जो अभिंद्रनाथ टैगोर अलग है। सो दोनों ये जो अभिंद्रनाथ टैगोर और जो वेल है वो दोनों मिलकर बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग को एक नए तरीके से इस्टेब्लिश करने का, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर में जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है जो कि इनके द्वारा बनाया गया है, तो ये जो मदर इंडिया उस समय भारत माता का जो इमेज है, चित्र है, वो इनके द्वारा बनाया गया था। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ द
अभिंद्रनाथ टैगोर इन विच इंडिया इज डिपिक्टेड एज अ वुमेन। तो इसमें जो है इंडिया को एक वुमेन, एक महिला की तरह दिखाया गया है, जो उस समय जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में ये जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था, जिसमें आपको हमारे जो डिफरेंट जो धर्म हैं तो उनके अलग अलग जो सिंबल्स है आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये उस समय जो अभिंद्रनाथ के द्वारा हमारे इंडियन जो गॉड के रूप में हमारे इंडिया को प्रेजेंट, माता के रूप में प्रेजेंट किया गया था। फिर आपके जो जामिनी जो रॉय थे, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, बंगाल में इनका जो लाइफ पीरियड था वो था 1887 से लेकर आपके 1972 तक। सो वाज वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रेटेड स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। मतलब ये जो जामिनी जो राय थे वो भी जो है ये जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से वहीं से ही सीख कर, जानकर, टेक्निक जो अडॉप्ट करके निकले थे। देन नेक्स्ट जो आता है आपका अमृता शेरगिल। सो 19 इनका जो पीरियड था वो था 1913 से लेकर 1941 के बीच। यूज्ड ऑयल पेंट्स एज द मीडियम ऑफ देयर पेंटिंग्स। अमृता शेरगिल ने क्या क्या अडॉप्ट किया था, तो वो जो है ऑयल पेंटिंग को अपने जो है पेंटिंग का मेन जो है उसको अडॉप्ट किया था, मेन जो ऑयल पेंटिंग का यूज करते थे वो। देन शी चूज विलेजर्स एज अ हर सब्जेक्ट। मतलब वो पेंटिंग बनाने के लिए जो विलेजर्स, गांव के जो लोग हैं उनको वो चुनते थे, और उनके जो डिफरेंट जो बैकग्राउंड्स है, उनके जो डिफरेंट जो स्टेटस है, उनके जो सोसाइटी है उससे रिलेटेड वो जो है पेंटिंग्स बनाते थे। कौन? अमृता शेरगिल। देन सी चूज विलेज, उसने अपना चूज सब्जेक्ट के रूप में किया था। देन जामिनी रॉय हु स्टार्टेड यूजिंग द वेस्टर्न स्टाइल टर्न टू मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ रूरल बंगाल। मतलब इनके द्वारा जो है क्या किया गया था, वेस्टर्न जो आइडियाज है, वेस्टर्न जो स्टाइल्स है उसको फॉलो करते हुए जो मिनिएचर जो पेंटिंग यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भी जो अमृता शेरगिल के द्वारा जो गांव की जो महिलाएं हैं उनका जो पेंटिंग्स बनाया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर टूक अप पेंटिंग्स इन हिज 60s। ही चूज द अनकॉन्शियस एज द सोर्स। हिज पेंटिंग्स वेयर मॉडर्न एंड इंडियन इन स्टाइल। बाद में जो रविंद्रनाथ जो टैगोर है उनके द्वारा भी जो है डिफरेंट स्टाइल्स में जो पेंटिंग्स है वो बनाए गए, और इनकी जो पेंटिंग जो स्टाइल है मॉडर्न स्टाइल भी था, साथ ही साथ जो इंडियन जो स्टाइल्स है उनको लेकर जो अनकॉन्शियस जो सोर्सेस थे उससे रिलेटेड ये क्या बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। इनके द्वारा जो सोसाइटी से रिलेटेड, समाज से संबंधित जो चीजें हैं उनसे भी संबंधित जो पेंटिंग्स इनके द्वारा बनाए गए, फ्रीडम स्ट्रगल को जो मोटिवेट करे, उनको जो आगे बढ़ाए, उनसे रिलेटेड भी जो पेंटिंग्स है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी बनाया गया था। सो एट दिस टाइम द इंडियन आर्टिस्ट कैम टू बी डोमिनेटेड बाय द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई जो इस समय जो हमारे जो आर्टिशियंस थे, हमारे जो पेंटर्स थे, वो कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग था, देशभक्ति से ओतप्रोत थे, साथ ही साथ जो फ्रीडम जो स्ट्रगल, आजादी की जो लड़ाई चल रही थी, तो उससे भी ज्यादा, उससे भी इंस्पायर थे और चाहते थे कि भाई जो उनके जो आर्ट्स है उनके माध्यम से अदर जो पीपल्स हैं वो भी क्या हो, इंस्पायर्ड हो। सो एज द आर्टिस्ट सर्चेड for their lost identity, the common people and the villages became the subject matter for many of their paintings। मतलब अब जो आर्टिस्ट हैं वो क्या कर रहे थे, तो उनकी जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खोज रहे थे, तो वो जो है कॉमन लोगों के पास गए, विलेजेस के पास गए, गांव में गए, और वहां का जो सीन था, वहां के जो सोसाइटी थी, वहां का जो डिफरेंट जो मैटर्स था, उनको वो जो है अपने पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाने लगे, पेंटिंग्स में बनाने लगे, और जो वो जो है लोगों को ज्यादा जो है इफेक्ट डालता था, क्योंकि भाई वो उनके जो है जो एक्चुअल जो लाइफ में होता था, उनके आसपास जो हो रही थी, उन सब चीजों को वो जो है पेंटिंग्स के माध्यम से देख रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे। सो ये जो दो डिफरेंट जो आर्ट से रिलेटेड था बेटा, एक जो लिटरेचर, फिर एक तो था आपका पेंटिंग्स। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका म्यूजिक एंड डांस। तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है बेटा, उसको हम जो नेक्स्ट जो वीडियो है, इस जो पार्ट्स का, इस जो वीडियो का चैप्टर का जो नेक्स्ट जो पार्ट्स आएगा वहां पर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। सो होपफुली बेटा ये जो वीडियोस है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है,
लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से जो हेल्पिंग जो वीडियोज़ है इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सो ओके बेटा, थैंक यू।